ठीक है जी। सो वी विल टॉक अबाउट कूलम्स लॉ इन टुडेज क्लास। क्या हो गया? गॉट इट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कूलम्स लॉ। पहले कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं एक बार, देन वी विल यूज दिस। सो सपोज आई हैव a charge q1 whose position vector is r1. I take another charge q2 whose position vector is r2, and I want to find out the force of interaction in vector form. तो मैं डिफाइन कर लेता हूं F12 as the force on 1 by 2. Different books will have different naming conventions. कोई बोलता है F12 का मतलब फोर्स बाय 1 ऑन 2, 1 to 2। मैं 1 2 में का मतलब मेरा है फोर्स ऑन 1 by 2, and F21 I define as the force on 2 by 1। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो ये फोर्स रिपल्सिव होने वाली है। सो इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ आर रिपल्सिव, दिस फोर्स बोथ आर नेगेटिव, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी रिपल्सिव। तो रिपल्सिव मींस दिस फोर्स विल बी लाइक दिस इज फोर्स ऑन 2 by 1, and this force will be like this, force on 1 by 2, है ना। तो आई वुड लाइक टू राइट इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स आने वाली है ना। और इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स आने वाली है। हम देखेंगे हमारे फॉर्मूला में Q1 Q2 आता भी है तो वहां पे ये साइन हमें बहुत हेल्प करेगा। तो वी डोंट हैव टू राइट मॉड। अदरवाइज जो मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड लिखा था, K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, अब इसको प्रॉपर वेक्टर में लिख लेंगे। सो इफ आई वांट टू राइट F21, सो F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम आर स्क्वायर, और इसके साथ एक वेक्टर लिखना पड़ेगा अपने को, एंड दैट वेक्टर वुड बी अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। सो इट इज लाइक दिस वेक्टर। इस वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोल देता हूं। तो यहाँ पे R 2 by 1 कैप आ जाएगा। और इनफैक्ट आप ध्यान से देखें, आई कैन राइट दिस इंटायर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ R21 वेक्टर। दिस इज K Q1 Q2 by R2/1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में R2/1 कैप। इसमें Q1 Q2 का साइन भी हेल्प कर रहा है मेरी। देखो, इफ Q1 Q2 इज पॉजिटिव दिस फोर्स इज रिपल्सिव, दैट मींस दैट F21 इज पैरेलल टू R2/1। इफ Q1 Q2 इज नेगेटिव, अपने आप यहां से F21 विल कम आउट टू बी एंटी पैरेलल टू R2/1, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R2/1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब टाइम्स R2/1, because unit vector R2/1 can be written as vector R2/1 divided by its magnitude, है ना। Finally I could write the answer as F2/1 is equal to K Q1 Q2 into vector R2 minus vector R1 whole divided by वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर्म। इट मे लुक लाइक लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड टू यू, बट दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्म। खासकर अगर आप कभी डेसिमल्स पे ग्राफिंग करना चाहते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जिसमें यू वांट टू राइट जनरल फॉर्मूला फॉर दिस थिंग्स, तो ओवर देयर दिस फॉर्मेट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल।
तो 2/1 मैंने जो नोटेशन लिखी है, मेरी नोटेशन में F21 और R2 - R1, ये याद रहेगा आपको। F12 लिखना है, तो K Q1 Q2 इंटू R1 - R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 - R2 Q। ठीक है जी। Now we need to understand some important aspects of this interaction force. कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है इसकी। तो सबसे पहली, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between a pair of charges is independent of the presence or absence of other charges around. So force exerted by A on B, or force exerted by B on A, or force exerted by Q1 on Q2, it is only a function of Q1 and Q2, and it does not depend on anything else present around Q3 or something. ठीक है? At this point, I would like to ask you a question. लिख लिया ये point आपने? ठीक है जी। तो यहाँ पे I would like to ask you question. Force exerted by a charge Q1 on another charge Q2 depends on the medium between them. Yes or no? So you have given me the answer as yes. Could you explain? Why have you given this? Yes. Because the medium in between will get polarized. So which will reduce the electric interaction between the charges. So you are saying the medium will get polarized. I like that statement. Medium will get polarized. उसके बाद then so then the effective force of attraction between them. So the force of attraction between them, effective force of interaction, attraction या repulsion, अच्छा interaction will change, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, it will depend on the medium. So you are saying that it may increase or it may decrease. From vacuum to another medium, then it will decrease. So if we go from vacuum to another medium, it will decrease. Ishan, do you agree with this? What about Bharat Chandra? No? What is your perception? The extra part changes the main force will change.
Very good. I like that statement. So Bharat says force exerted by Q1 on Q2 does not change, but the net force on any of them will change due to polarization of the medium. ऐसा? हाँ जी. Do you agree with this? Who are saying that force will change? Now you agree, है ना? And now read you my statement again. क्या लिखा हमने यहाँ पे? Force of interaction between a pair of charges is independent of the presence or absence of other charges around. Still, when I asked you the question, you said, sir, force will change. So my question is, force exerted by a charge Q1 on another charge Q2 depends on the medium between them, yes or no? So answer is no. Force exerted by Q1 on Q2 does not depend on Q3 or Q4 or anything else. ठीक है, तो ये म्यूचुअल है. फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 on Q2 is going to remain the same, but obviously when we change the surroundings, then because of the electrical interaction between these charges and the surroundings get polarized, and because of that polarization or induction, you may say, the surroundings will also have some charge in them, and those charges will also exert force on the charged particles, and therefore what we will see is that the net force on any one of them will change. ठीक है, लिखे इन सारी बातों को ध्यान से. ठीक है जी, डन. Now take into effect this all effect of the medium, the Coulomb's law was modified, and the constant of proportionality K, which is the Coulomb's constant, जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी लास्ट क्लास में 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख लेते हैं. इसको रिप्लेस किया गया एक एडिशनल टर्म से, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये ग्रीक अल्फाबेट है एप्सिलॉन, और वो जीरो लगा हुआ तो एप्सिलॉन नॉट. तो के को रिप्लेस कर दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से,
तो ये 1/4 पाई स्पेसिफिकली क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो आगे जाके यू विल सी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पे यू विल अंडरस्टैंड द आइडिया कि 4 पाई की टर्म क्यों लगाई गई थी. सो के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज डिफाइंड एज the absolute permittivity of free space. और हमने ऐसा कहा कि if two charges are in vacuum, then if we want to write the force between them, then we will write the formula as 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. And if the charges are immersed in a medium, then the formula is changed to 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square, and this epsilon is defined as the absolute permittivity of that medium. तो हर एक मीडियम का एक अपनी अपनी एबिलिटी है पोलराइज होने की. कोई मीडियम ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, कोई मीडियम कम पोलराइज हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट फोर्स experienced by q1 or q2, and that effect is taken into account in this value of epsilon. और हम यहाँ पे इस फोर्स को लिख देते हैं, ये वाली फोर्स को एफ इन वैक्यूम और एयर. एयर और वैक्यूम मोर और लेस सेम ही होता है. और इसको लिख देते हैं एफ मीडियम. और अगर मैं एफ एयर बाय एफ मीडियम करूंगा तो आई विल गेट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो रेशियो ऑफ द चार्ज फोर्स बिटवीन द चार्जेस और द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर to the net force on each charge when they are placed in medium, that is epsilon by epsilon naught. और इस रेशियो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को एक और नया नाम दिया गया एप्सिलॉन आर. इसको बोल दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, नोट कर लिया. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा कि एयर में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q1 q2 by r square आती है. एंड इफ दी चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 by r square आती है. इसका बहुत लिमिटेड यूज है, और इसका लिमिटेड यूज ये है कि व्हेन यू डोंट सी एनीथिंग एल्स, ओनली टू चार्जेस एंड एवरीथिंग एल्स इज अ मीडियम, देन दिस फॉर्मूला इज एग्जैक्टली वैलिड. मींस ऐसा नहीं है कि दिस इज अ चार्ज q1, this is a charge q2 and sum of the space between them is a medium and the rest is vacuum. So you cannot apply this formula. मतलब ये फॉर्मूला कब लगेगा? नॉट यूजेबल. ये फॉर्मूला कब लगेगा? तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इफ एवरीथिंग एल्स is a medium up to infinity, theoretically up to infinity, practically up to a large distance. Then we can apply this. ठीक है, ऐसे नहीं कि बस आपको कहीं पर भी बीच में एक मीडियम दिखाई दिया and you start thinking on this.
ठीक है, नोट की ये बात आपने। सो विल यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यू सी एवरीथिंग एल्स इज अ मीडियम। और force in a medium is always going to be less than the force in air। तो ये जो हमने फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन द मीडियम, जिसकी रेशियो को एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको एप्सिलॉन आर हमने लिखा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। दिस एप्सिलॉन आर is sometimes written as capital K। Please make sure that you distinguish it from small k। Small k is Coulomb's constant, 9 × 10⁹ अगर आप उसको अभी तक कैपिटल के लिखते आए हो तो चेंज कर लो। इट इज स्मॉल के, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज कैपिटल के। और एप्सिलॉन आर विच इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी, अभी मैंने बताया था रिलेटिव परमिटिविटी। और के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सम बुक्स लाइक इरोडोव एप्सिलॉन को ही एप्सिलॉन आर बोलते हैं। वो एप्सिलॉन नाम की कोई टर्म ही नहीं यूज करते एप्सिलॉन आर की, वो एप्सिलॉन ही लेते हैं। तो ठीक है, वो जब क्वेश्चंस देखेंगे आई विल एक्सप्लेन दैट। तो राइट नाउ द फोर्स इन अ मीडियम इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन फोर्स इन एयर। तो मीडियम से हमेशा नेट फोर्स कम होने वाली है। बट ये अगेन, मैं ये इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन की जिसमें एवरीथिंग एल्स इज द मीडियम। इफ ओनली अ पोर्शन is replaced by a medium, then this formula is not valid। This formula is not valid। and ये भी नहीं सोच रहा है कि फोर्स हमेशा कम आने वाली है। दैट विल डिपेंड, यू तो यू हैव टू थिंक अबाउट द पोलराइजेशन एंड देन ट्राई टू सॉल्व। जैसे एक लॉजिकल क्वेश्चन है, एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस Q1, और एक माइनस Q2 चार्ज है। दे हैव अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नाउ आई प्लेस a dielectric slab between them। On placing the dielectric slab, what happens to the net force on Q1? Will it increase or decrease? क्यों? You are saying increase, क्यों? Plus Q1 will induce some negative charge on this side and positive charge on this side, or Q2 will try to have some positive charge on this side and a negative on this side, है ना? Now this Q1 will experience a force of attraction because of this Q2। Apart from that, it will experience a force of attraction of this negative charge and a force of repulsion of this positive charge। And obviously the positive charge is farther away from this negative charge, so effect of the negative charge is more, and therefore the attraction towards right will increase। So the force on Q1 will increase। whereas ये फॉर्मूला तो ऐसा कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं करता, ये तो बताता डिक्रीज ही करेगा। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, नोट डाउन दिस एग्जांपल केयरफुली। और ये ऊपर वाली बातें भी नोट कर लेना सारी ध्यान से। ठीक है जी, डन। सो ये हमारी एक खास बात हो गई कोलम्बियन इंटरेक्शन के बारे में, दैट फोर्स exerted by a charge Q1 on Q2 does not depend on anything। तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, सपोज यू हैव अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस and you want to find the net force on any one of the charge. So suppose you have a charge, let's call it as Q naught, and you have multiple charges present over there, Q1, Q2, and so on, and say Qn. Q1 जो है उसका डिस्टेंस सपोज R1 है, सो ये वेक्टर R1 लिख लेते हैं, और Q2 के रिस्पेक्ट में हमारे चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है, एंड सो ऑन। और ये Qn के रिस्पेक्ट में हमारे चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज वो Rn है, एंड आई वांट टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q naught. So for that matter, I will have to write the force on Q naught due to Q1, force on Q naught due to Q2, then force on Q naught due to Q3, and so on, plus the force on Q naught due to Qn. We know that force is a vector quantity. So obviously, once I am able to find out the individual forces, I have to find the vector resultant, है ना? तो ये तो नॉर्मल सी बात है भैया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अपने को वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब Q1 और Q नॉट के बीच की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लिखनी है, व्हेन यू आर राइटिंग F 0/1, then you don't have to worry about Q2, Q3, Q4 and Qn. So that means this force will be simply K Q1 Q naught by R1 का Q times R1 vector. So what principle of superposition says that the force exerted by Q1 on Q naught is independent of the presence of the other charges around. So whether the other charges are present or not, you can write the same force formula, and then if you know the all individual forces, you can find the resultant. इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑल्दो इतना आपको ऑब्वियस लगता नहीं है ये चीज। तो ये सन और ये मून, तो सन और मून के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सन और मून के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मून इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ दिस फोर्स is not affected by the presence of earth in between। इतनी बड़ी अर्थ सन और मून के बीच में आ गई, sun is not even able to see the moon, still the force of gravitation exerted by sun on moon remains the same। Obviously the net force on moon will change because earth will also start attracting, but you see the moon is completely shaded by earth, moon is not even able to see the sun, still the force is same। So that is the principle of superposition। force exerted by one body on another, gravitation में भी लगता है, electrostatics में भी लगता है, is not affected by the presence of other charges around ना। तो Q1 Q नॉट पे क्या फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। इसका एक रिवर्स एग्जांपल देता हूं। सपोज इन अ रूम टू बॉयज आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर on some topic, all of a sudden another boy enters into the room, and because of that the two boys change the topic of their conversation। all of a sudden they will start talking something else। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे नहीं हो रहा, ठीक है ना। ए बी से क्या बात कर रहा है, वो सी की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड कर रही है। यू आर गेटिंग मी? तो दैट इज व्हाट आई मीन टू से Q1 Q2 पे क्या फोर्स लगा रहा है, वो वहां पे Q3 था या नहीं था, दैट डजंट मैटर ना, वेदर Q3 वाज प्रेजेंट एट दैट प्लेस और वेदर Q3 वाज नॉट देयर एट दैट प्लेस, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट, राइट। So that means the net force on this will be summation K Qy Q naught by vector Ri का cube times vector Ri I equal to 1 to n। So you just have to write the individual forces, and while writing the individual forces you don't have to worry about anything else, and then you can find the result। ठीक है।
चलिए, then okay, so let's have a practice problem on this idea. Then I'll go about the other properties. कोलम्बियन इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो अभी तक मैंने एक ही एस्पेक्ट लिखा है, अबाउट दैट force being independent, and let's solve some questions on that, then we'll move further. So first is a situation. Okay, we have a charge, let's say q, another charge, let's say q, and they are separated by some distance r. Now my question is, where should a third charge be placed? Where should a third charge be placed so that the entire system comes to equilibrium? For that matter, what should be the value of that charge? हाँ जी, आंसर. Answer is at the midpoint. बिल्कुल सही है, because if I place the charge at the midpoint, then I'm sure force on that charge will at least be zero, है ना? So if I place the charge q prime at the midpoint, so I know that whether it is positive or negative, the two forces from the two sides will cancel each other. Either they will be both attractive or both repulsive, but they will cancel each other, है ना? So it has to be placed at the midpoint. What else? Now force on others also should be zero, है ना? तो इस पे भी फोर्स जीरो होनी चाहिए. इस पे कैपिटल क्यू तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो दैट मीन्स दिस क्यू प्राइम शुड एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इट, है ना? सो क्यू प्राइम शुड बी नेगेटिव. कितना? माइनस क्यू बाय फोर. कैसे? ठीक है, फोर्स ही तो बैलेंस करनी है. तो एक फोर्स हो जाएगी के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, और दूसरी फोर्स हो जाएगी के क्यू क्यू प्राइम ओवर आर बाय टू स्क्वायर. सो क्यू प्राइम की वैल्यू क्यू बाय फोर आ जाएगी. दिस रिपोर्ट ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वी नो दैट द फोर्स हैज टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो क्यू प्राइम हैज टू बी नेगेटिव, है ना? ठीक है जी. जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन. एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं क्यू 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 क्यू. Where should a fifth charge be placed so that the entire system comes to equilibrium? How much should be the charge? Where should
a fifth charge be placed so that whole system comes to equilibrium. How much that charge should be? हाँ जी, आंसर कहाँ रखना है? ऑब्वियसली at the center of the square, so that the net force on it can be zero. For that matter, it can have any value, है ना? If I place any charge whatsoever, whether positive or negative, the forces will cancel out for sure. So I need to cancel the force on the corner charges. Will it work if I balance it on any one of the corner charge? सिमेट्री है तो बाकी पे भी जीरो ही आएगी ना. तो लोएस्ट वाले पे देख लेते हैं. एक इधर इसकी वजह से, एक डाउनवर्ड इसकी वजह से, एक डायगोनल के अलॉन्ग इसकी वजह से. सो वी शुड हैव अ फोर्स बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू इन दिस डायरेक्शन टू कैंसिल दैट. तो ये नेगेटिव होना चाहिए ना. हाँ जी, कैसे आगे वैल्यू बताओ इसकी जल्दी से. -q/4 × 2√2 + 1. हाँ भाई, एनीबडी एल्स? सेम. हाँ ठीक ही लग रहा है. k(q²/a²) फोर्स ही आएगी. k(q²/a²) फोर्स ही आएगी. और इसमें a√2 है तो ये फोर्स k(q²/2a²) आएगी. और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो k(q²/a² टाइम्स √2 प्लस k(q²/2a²). दिस शुड बी बैलेंस विद k(q)(q)/a/√2 होल स्क्वायर. राइट? ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है जी. और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी इस पे. तो चलो, वी हैव a fixed ring of radius r. This lies in a vertical plane. Gravity is acting like this. There is a bead at the top. This bead means like a moti. It can slide in the ring, so it can freely slide. It has a mass m and it has a charge q. Exactly vertically below this, there is another bead of same mass and charge, but this one is fixed over here. So let us change its color. This one is fixed, whereas this one is free. So question is, find the condition for equilibrium of the top bead. Bottom वाला तो fix ही है. Find the condition for equilibrium of the top bead to be stable.
and in that case show that for small displacements along the, obviously displacement तो रिंग के along ही होनी है, for small displacements it executes SHM, find the time period. हाँ जी, आंसर मैं सॉल्व करूं? 1 मिनट, ठीक है जी, वेट करते हैं।
ये बता। Q is greater than equal to 2r times root over mg by k। अच्छा जी। 8 pi रूट ओवर mr³ by k³ गलत है। कौन सा टू, ये वाला टू? अच्छा, 2r√2 mg by k। ठीक है, टाइम पीरियड? टाइम पीरियड तो बेहुदा है बिल्कुल, बहुत ही बेहुदा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में ये कंडीशन ही नहीं दिख रही कि क्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं दिख रही? बोलो। हम्म ये कुछ ठीक लग रहा देखने में। हाँ भाई, बनी जी। व्हाट हैव यू लॉस्ट? तो फिर इनफाइनाइट आ जाएगा ना, फिर तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है जी, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा बीड है जो ओरिजिनली हाईएस्ट पोजीशन पे था, इसको हम डिस्प्लेस करने वाले हैं। नीचे वाला बीड फिक्स्ड है, और इसको जब हम टॉप बीड को डिस्प्लेस करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट कौन सी फोर्सेस स्टेबलाइज कर रही हैं, कौन सी डीस्टेबलाइज कर रही हैं। सो एट व्हेन इट वाज एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो उसके ऊपर एक mg लग रहा था डाउनवर्ड्स, एक रिपल्सिव फोर्स लग रही थी अपवर्ड, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू वेदर एफ इज मोर देन mg और नॉट। तो इसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू k⁴/4r², राइट? 2r डिस्टेंस है इनके बीच का ना। तो जब मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा स्मॉल वैल्यू से, बहुत ही स्मॉल, सो दिस इज अ, मैं थीटा लिख रहा हूँ, एक्चुअली डी थीटा लिखना चाहिए। तो इस बीड को मैं जब यहां ले आऊंगा, तो आप देख सकते हैं mg इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। mg इज क्रिएटिंग अ टॉर्क अबाउट द सेंटर। mg का एक कंपोनेंट आ रहा है विच इज ट्राइंग टू स्लाइड इट अलोंग द बीड, अलोंग द रिंग। तो component of mg is trying to destabilize. And in the same position, if I talk about the force exerted by the bead on it, the lower bead, तो ये फोर्स ऐसे आ रही होगी। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो ये फोर्स ऑलमोस्ट उतनी ही होगी, लेकिन ये हमारी एंगल पे होगी, और ये एंगल होगा θ/2, है ना? तो दिस एंगल वुड बी θ/2। So this force will have a component in this direction। कौन सी डॉटेड लाइन? ओहो, एक मिनट, दोबारा से बनाना पड़ेगा। आई मेड द डायग्राम रॉन्ग। आई गॉट इट। वो थोड़ी सी केयरलेसनेस है मेरी। सो ठीक है जी, लेट्स मेक द डायग्राम अगेन। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, थोड़ी सी हेल्प लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। तो मेरे पास एक प्रोट्रैक्टर है, ये रही, दिस विल हेल्प, है ना? तो ये हमारी रिंग है,
और इस रिंग पे हमारा बीड इनिशियली टॉप मोस्ट पोजिशन पे था, तो मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ये टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है हमारा और ये बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास 90 डिग्री, ये ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल वाली लाइन थी ना, जिस लाइन के अलोंग इनिशियली रखे हुए थे। अब इसके सेंटर के अबाउट हम बीड को डिस्प्लेस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव द बीड बाय स्लाइटली लार्जर एंगल, तो दिखेगा वो। तो ये हमारा बीड को मैंने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी थीटा, और इस पे जो फोर्स यहां से लगने वाली है वो इस लाइन के लॉन्ग लगने वाली है, राइट। सो दिस इज एफ एंड mg is vertically downward. सो mg सेंटर के अबाउट टॉर्क देगा इसको, mg सेंटर के अबाउट इसको ऐसे लेकर जाना चाहेगा कंपोनेंट ऑफ mg, और f का कंपोनेंट सेंटर के अबाउट अगर देखेंगे, हाँ ये एंगल क्या था ना, दिस आई मेड रॉन्ग एट दैट टाइम, है ना। तो ये वाली लाइन ऐसे है, and this angle is theta by 2, so this will be theta by 2, so this will be theta by 2। तो f का जो कंपोनेंट है वो इस तरफ आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा है, तो दिस होल एंगल इज थीटा, सो दिस इज mg साइन थीटा। और f का जो कंपोनेंट आएगा वो f साइन ऑफ थीटा बाय 2 आएगा, राइट। सो फॉर स्टेबिलिटी, f sin theta by 2 should be greater than mg sin theta। सो स्मॉल एंगल्स के लिए sin theta by 2 को theta by 2 लिख देंगे, sin theta को theta, सो f by 2 greater than mg, so f must be greater than 2 mg, that is the answer। so k q square by 4r square is the force, this must be greater than 2 mg, this is the condition। और यहीं से टाइम पीरियड का भी फंडा निकल जाएगा हमारा, है ना। तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गई, सेंटर के रिस्पेक्ट में बीड की, तो सर्कुलर वाला एंगुलर एसएचएम वाला फंडा लगा लेते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क देख लेते हैं कितना होगा। तो नेट टॉर्क होगा एफ माइनस एम जी, f/2 माइनस एम जी इंटू थीटा, और इस नेट टॉर्क को m r स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर लिख लेंगे विद नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव, क्यों, ऑपोजिट सेंस में आएगा ना। तो यहां से मेरे पास डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू f/2 माइनस एम जी ओवर एम आर स्क्वायर टाइम्स थीटा आ गया विद द नेगेटिव साइन। क्या हो गया, टॉर्क। टॉर्क के लिए फोर्स को आर से मल्टीप्लाई करना था, तो एक आर में मिस कर गया, तो एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो एम आर बचेगा। अभी ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस आई नो दैट ओमेगा स्क्वायर्ड इज एफ माइनस 2 mg by 2 mr, एंड आई कैन फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा, सो 2 पाई अंडर रूट 2 mr ओवर एफ माइनस 2 mg। एफ की वैल्यू इसके अंदर के क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तेरा ये माइनस वाला फैक्टर कहाँ चला गया था, स्टेबिलिटी के लिए ग्रेविटी की जरूरत पड़ी और टाइम पीरियड के लिए नहीं पड़ी, वाह। चलिए क्लियर है। One more question, then I'll move on to the second idea. So three balls, each of mass m and charge q, are suspended
from a point with three strings, each of length L. Find the tension in each string. बस इतना ही बात है. Take acceleration due to gravity as g. हाँ जी, आंसर.
हाँ भाई, भरत। हम्म। वैल्यू देना, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं निकाल सकता क्या तो? देन यू शुड फाइंड एंड टेल मी ना। So in equilibrium, they will be at the vertices of an equilateral triangle, right? तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रही होगी और सिमेट्रिकल फिगर होगी बिल्कुल। तो above the centroid, vertically above the centroid, somewhere the point of suspension will be there. This is L, this is L, and this is also L. These are the charges Q, Q, and Q. So let the edge length of this equilateral triangle be A. So for the equilibrium of each of the charged particle, net force on them must be zero, है ना? तो एक फोर्स लग रही होगी मीडियन के अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द टू चार्जेस। एक फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रही होगी टेंशन, है ना? सो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। अगर टेंशन का वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा है, तो टी cos theta will be equal to mg, and t sin theta will be equal to the force of repulsion between them. So if I divide them, I'll get tan theta is equal to F by mg. This will help me in getting the value of theta or maybe A. So tan theta is F by mg. F की वैल्यू K Q स्क्वायर। अच्छा, ये निकालनी पड़ेगी, तो पहले F निकालता हूँ। Q, Q, Q. This is A, and A. Then the resultant force on any one of the charge will be K Q square by A square. इधर इधर 30 30, सो cos 30 cos 30 √3, ये एफ की वैल्यू आ गई। तो के क्यू स्क्वायर बाय √3 ए स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू tan थीटा। अब ए नोन है क्या? नहीं, एल नोन है। अच्छा, √3, सॉरी, डिवाइड में नहीं है। इट इज √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम जी, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये कितना होता है? ए बाय √3। क्यों? क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री होगा, और A/2 और cos 30, ठीक है, A/√3। सो दिस डिस्टेंस इज A/√3 एंड दिस लेंथ इज L। सो आई नो साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो A/L√3। तो A को L√3 साइन थीटा पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो ये गेट tan थीटा इज इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल स्क्वायर इंटू 3 इंटू एम जी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टेंशन इज टू बी कैलकुलेटेड। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाय cos theta. So I am interested in calculating tension. So I have a relationship for this. यहां से मैं अगर cos theta की वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ प्लग इन कर सकता हूं। तो आई थिंक वी कैन सॉल्व tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिखो, तो sin क्यूब थीटा बाय cos थीटा हो गया। फिर पता नहीं क्या करेंगे। अरे गंदी सी क्वेश्चन बन गई यार, है ना? क्या बन गया? sin क्यूब थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू √3
के क्यू स्क्वायर बाय 3 L² mg, ऐसा। From this equation, I am interested in calculating cos theta. Then I can find T as mg by cos theta. बहुत ही बुरा सवाल दिया मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा हो जाए। मैं सोचा पता नहीं तुम लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हो इतनी देर से। अब साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा, कुछ डेटा देना चाहिए था ना, जिससे एटलीस्ट यहाँ से कुछ आंसर आ जाता, नंबर देता मैं। तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को ईटा टाइम्स एम जी ले ले, या वैल्यू भी दो ईटा की। तो लेट के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इक्वल टू n times mg. So I get sine cube theta by cos theta is equal to n/√3, है ना। कोई चांस है इससे सॉल्व होने का या नहीं? क्यूबिक बन रही है। हाँ, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, साइन क्यूब कॉस को। मुझे तो लग रहा था मैं आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो अच्छा खासा घूम गया। फॉर सम सूटेबल वैल्यू वी कैन गेट सम नाइस आंसर, है ना। अगर n को 1 ले लूं तो 1/√3 है कोई चांस? कोई थीटा सेटिस्फाई कर जाएगा क्या इसको? लग तो नहीं रहा। कहाँ लग रहा? दूर दूर तक नहीं लग रहा। अगर थीटा को मैं 30 लेना चाहूँ तो ये 1/8, 1/4√3 होना चाहिए आंसर, है ना। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए दिस शुड बी 1/4√3। तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को mg/4 दूं तब सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो if k q square by l square is mg by 4, then we'll get sin cube theta by cos theta is equal to 1/4√3। बट फिर भी क्या तुम सॉल्व कर लोगे, मतलब देख के कि हाँ सर 30 डिग्री है, या तुक्का मारोगे फिर? थीटा 30 पे 1/4√3 बन जाएगा ना। है कोई चांस मतलब ऐसे सॉल्व होने का? लग तो नहीं रहा, देख देख के दूर दूर से कहीं। चलो आगे करिए, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। टेक के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, mg/4। उस केस में आंसर आ जाएगा 2 mg/√3। mg/cos थीटा ना, थीटा 30 आ जाएगा। चलो आगे के लिए सेव करके रख लेता हूँ, कभी पूछूंगा एग्जाम में। ठीक है जी। तो हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे उसके। तो सेकंड एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट था फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q3, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q3। नेक्स्ट, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। The force of interaction between charged particles is the central force. That is, it acts along the line joining the centers of the charged particles.
There's a central force that acts along the line joining the centers of the charge particles. मतलब ऐसे समझे ध्यान से, ये Q1 और ये Q2. सो दिस इज अ सेंट्रल फोर्स. अगर ये चार्जेस ऐसे होते Q1 एंड Q2, द फोर्स could have been equal and opposite, but like this. So this is an example of a non-central force. मैं ऐसी किसी फोर्स को नहीं जानता. हाँ, एक है मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स क्यू वी क्रॉस बी. वो क्रॉस प्रोडक्ट वाली है, वो अलग ही डायरेक्शन में आती है, तो वो एक नॉन सेंट्रल फोर्स की तरह बिहेव करती है. तो दिस फोर्स, हमने शायद रोटेशन में एक बार बात की थी उसके बारे में कि नॉर्मली फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस कोलिनियर नेचर की होती हैं, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. तो खैर, यहाँ जरूरत नहीं है. तो कोलंबियन इंटरेक्शन इज अ सेंट्रल फोर्स. तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ये है कि इन दोनों फोर्सेस का किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर टोटल टॉर्क लेंगे तो जीरो आ जाएगा ना. क्यों? अगर ये दोनों ऐसे एक्ट कर रही हैं तो ये कोलिनियर हो गए ना, इसका मतलब. तो अगर कोई भी रैंडम पॉइंट लें पी, और उसके अबाउट एक वेक्टर ले लें R2, और एक वेक्टर ले लें R1, और इसको मैं लिख लेता हूं F21, और इसको लिख लेता हूं F12. तो टॉर्क अबाउट पी अगर मैं निकालूंगा तो एक लिखूंगा R2 क्रॉस F21 प्लस R1 क्रॉस F12. और अब F21 को माइनस F12 लिख दूं तो ये हो जाएगा, F12 को लिख देता हूं तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F ऑफ 21. और R2 माइनस R1 वेक्टर आपका ये वेक्टर हो गया, राइट. तो दिस इज दी वेक्टर R2 माइनस R1, और जो F21 है वो उसके पैरेलल है, तो ये जीरो आ गया है ना. सो सेंट्रल फोर्स होने का एक तो ये सिग्निफिकेंस है कि एक तो अगर एक पेयर ऑफ चार्जेस पे नेट इंटरनल फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी. अगर उसको सिस्टम ले लें तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई, है ना. और इन इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क कैंसिल हो जाने वाला है. और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है. तो सेंट्रल फोर्स के इफेक्ट में अगर केवल एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाता है. जैसे मे भी आपने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में सुना हो, नहीं भी सुना हो तो एटम का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा ही है. न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के दौरान द फोर्स exerted by nucleus on the electron, which is the electrostatic force of attraction. So irrespective of the position of the electron, this force is always directed towards the nucleus, है ना. So if the motion of electron with respect to the fixed nucleus is observed, then the angular momentum of the electron about the nucleus will remain constant. तो सेंट्रल फोर्स मोशन में ये दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट किसी सेंट्रल बॉडी के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है. ठीक है, नोट कर लो उसको.
One of the most interesting application of this idea is the Rutherford's alpha scattering experiment. तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक सिंपलिस्टिक पिक्चर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें हमारे पास एक फिक्स्ड न्यूक्लियस है हैविंग अ चार्ज प्लस जेड गोल्ड न्यूक्लियस जैसे रहता है। तो दिस न्यूक्लियस इज फिक्स्ड एंड an alpha particle is projected towards the nucleus. The mass of the alpha particle is m and its speed is u and the impact parameter is b. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? कोलिजन्स में सुना है। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता एब्सोल्युटली, तो ये अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाता। इन दैट केस द क्लोजेस्ट सेपरेशन बिटवीन देम वुड हैव बीन बी। तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है कोलाइडिंग बॉडीज के सेंटर्स के बीच का लीस्ट डिस्टेंस इफ देयर हैड बीन नो इंटरेक्शन एट ऑल, है ना। बट अभी तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इसका चार्ज +2e है, न्यूक्लियस का चार्ज +Ze है, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। सो दिस अल्फा पार्टिकल मूव्स एंड एज इट मूव्स इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो इस अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो कुछ खतरनाक सा पाथ बन जाता। तो ये ऐसे करके ऐसे चला जाता। तो थोड़ा से आइडियाज मैं आपको पहले से दे रहा हूं कि इसका पाथ कुछ सिमेट्रिक टाइप होने वाला है। और ऐसे एक सिमेट्री एक्सिस जिसको मैं कुछ भी से वाई एक्सिस बोल सकता हूं, और उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस जिसको मैं एक्स एक्सिस बोल सकता हूं, और इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है हमारा न्यूक्लियस। तो ये अल्फा पार्टिकल इस पाथ के लॉन्ग मूव करता हुआ जब दोबारा से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, जब अल्फा पार्टिकल हमारा दोबारा से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, तो वो अल्फा पार्टिकल फिर से सेम इम्पैक्ट पैरामीटर रख रहा होगा बी, जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर बी था। क्यों, मुझे बताओ, पहले तो इसका लॉजिक बताओ। क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस चेंज नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस नहीं चेंज करना चाहिए, सो द अल्फा पार्टिकल विल अल्टीमेटली बी गोइंग लाइक दिस, और उसकी फाइनल वेलोसिटी के पैरेलल अगर मैं लाइन बनाऊं तो उन दोनों में डिस्टेंस बी आ गया होगा। ठीक है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, राइट। समझ आ रहा है आपको डायग्राम? अल्फा पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और ये वाला एंगल है इस डायग्राम में, देखो आप चाहे ये वाला ले लो चाहे आप ये वाला ले लो। इज द डायग्राम क्लियर?
तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन और फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करेगा ये एंगल, और ऑब्वियसली कितनी तेज फेंका उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग will depend on the speed, mass, impact parameter and obviously the forces of attraction or repulsion जो भी लग रही है इनके बीच में। So your task is to prove that B is equal to K Z E square cot of theta by 2 over 1/2 mu square।
एक लगाओ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अराउंड वाई एक्सिस, दूसरे लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर at infinity and at infinity. So initial speed and final speed. This growth is coming. I'm not interested in this. Theta so very
हाँ यहाँ से थीटा बाय 2 होगा और एंगुलर मोमेंटम निकाल के हाउ डिड यू कैलकुलेट दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन हाँ फिर फायदा करो अच्छा फाइनली चेंज इन मोमेंटम अप टू दिस पॉइंट इन वाई along y axis मैं बोल रहा हूँ ना आप दो इक्वेशन बनाओ एक इम्पल्स इंटीग्रल एफ डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फिर ये वाई डायरेक्शन बनाओगे ओनली फॉर वाई एक्सिस दूसरा आप एंगुलर मोमेंटम को पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं you can relate the angular momentum with the angular velocity of the position and the position vector turns by this angle position vector पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो गया तो position vector has turned by 180 minus 6 and angular momentum you know MUV but that initially the position vector is like this at infinity at हल्का सा ठीक है initially the position vector is like this and finally the position vector is like this थोड़ा सा हल्का स्लाइड infinity से स्टार्ट किया
गॉट इट। वाओ। चल आजा बोर्ड पे। हॉरिजॉन्टल। हाँ दिस इज थीटा। हाँ ठीक है। विद एक्स एक्सिस थीटा बाय टू राइट। हाँ ठीक है। Initial theta. So this is also theta by two. This this should be 90 minus theta. Initially it was mu sin theta by two in this direction. And finally it had इतना क्या हुआ है वेक्टर के लिए इतना ड्रामा क्यों करना है। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम वेक्टर बना हॉरिजॉन्टल। ड्रॉ ड्रॉ वेक्टर इनिशियली हॉरिजॉन्टल mu। ड्रॉ फाइनल वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा विद दिस। यहां से नहीं सब्ट्रैक्ट देम। नहीं नौटंकी करी है तुमने इसके लिए। 2 mu sin थीटा बाय 2 है ना। दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। 2 mu sin theta by 2 करेक्ट। And that obviously along the bisector, and that bisector is the one we are choosing as y-axis. If I just take that it start. Go on यार डर मत। Be confident. चल तू आजा आजा ईशान। मुझे पता नहीं क्या क्या फिर उसको क्यों बता रहा है तुम। सॉरी At any instant, it is R. It is making an angle alpha here. And we can apply L. Momentum is always values. L is equals to mr square d theta by d alpha by dt. Correct. And the force acting on this should be k2 square. Into the component of it would be sine of alpha plus theta by 12 of y-axis. Now r square is equals to L is mu b. So r square is equals to mu b d alpha by dt. This is equals to f. And if we can set it at k3 square mu b sine of alpha plus theta by 2 is equal to f dt. Is equals to f. And this will be total momentum change. F वेक्टर नहीं दिया तुमने। कंपोनेंट कहाँ दिया है इसका। अच्छा दिस इज एफ वाई राइट। एफ वाई आप ठीक है ना। ठीक है डन। हाँ और कोई। So let us solve this. So this is a place where the nucleus is fixed plus ZD. थोड़ा मिडल में लेते हैं इसको। तो over here
The nucleus is 6 plus ZD. The alpha particle starts from here with speed u. This distance is b, and it goes along this random path. Mathematical challenge आपके लिए, prove that this path is a hyperbola. हाउ तो आदत है ना अपने को, कुछ भी ऐसा देखते हैं तो हाइपरबोला ही बोलते हैं उसको, किसी को भी ये दिखता है तो सर पैराबोला है ना, तो दैट इज नेचुरल टू अस ना, है ना। ऐसा कुछ भी ऐसी शेप बनी पैराबोला, ऐसी शेप बनी तो हाइपरबोला, उसमें क्या है, वो तो आदत है। दैट डजंट मीन कि वो पैराबोला ही है ना। देख के पता चल जाता है कि कोई चीज पैराबोला, मुझे तो नहीं पता चलती बाय लुकिंग एट अ कर्व दैट दिस इज अ पैराबोला। सब लोग देखते ही बोला सर पैराबोला बन रहा है। यू कांट टेल बाय लुकिंग एट इट, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर mu है और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर mu है, एंड आई हैव assumed that the velocity had suffered a change of theta, so the change in momentum is in this direction, and this angle will be pi by 2 minus theta by 2 and pi by 2 minus theta by 2, and the change will be 2 mu sin of theta by 2. सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने इन दोनों वेक्टर्स को, इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर. So this is the total change in momentum, and the change in momentum happens along this direction, which is making an angle pi by 2 minus theta by 2 with the initial direction of motion. So what I am going to do is I am going to choose my y-axis in this direction such that this y-axis makes an angle pi by 2 minus theta by 2, and I know that the final velocity of the alpha particle by energy conservation would be u, and the angular momentum would again become the same, it will remain the same, so this distance will again become b. So ये हमारी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और ये हमारा फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा लिया. सो चेंज इन मोमेंटम हैपेंस इन दिस डायरेक्शन पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2. यहां तक ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन ऑल्सो सी दैट द पोजिशन वेक्टर टर्न्स, पहले पोजिशन वेक्टर ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में था, फाइनली पोजीशन वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में हो गया है. सो द पोजीशन वेक्टर हैज टर्न्ड बाय एंगल पाई माइनस थीटा, राइट. तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी रैंडम इंस्टेंट पे अल्फा पार्टिकल के बारे में सोचता हूं. सो दिस इज द अल्फा पार्टिकल एट सम रैंडम इंस्टेंट, एंड दिस is the position vector of that alpha particle, vector r, and this is the velocity of the alpha particle at that moment, and let's call this angle as some phi. इस पे जो फोर्स लग रही होगी इस इंस्टेंट पे वो इधर लग रही होगी, और ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के जेड ई इंटू 2e बाय आर स्क्वायर, एंड आई कैन राइट के 2k जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस फाई dt integral is equal to 2 mu sin of theta by 2. This is the impulse momentum theorem applied along the y direction. कोई डाउट इसमें? Also I can write angular momentum mub as mr square d phi by dt. The angular momentum, I know it is mub, and I also know that angular momentum about origin will be equal to mr square into the angular velocity about the origin. You know this? बस, तो यहां से आप dt की वैल्यू प्लग इन कर दो. dt को लिख सकते हैं हम यहां से
एम आर स्क्वायर डी फाई divided by MUB. Plug in this into that impulse momentum theorem equation. 2 k z e square by r square cos phi into dt is m r square d phi by MUB is equal to 2 mu sin of थीटा बाय 2। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि एक तो r कैंसिल हो गया और ये m कैंसिल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विद ओनली phi as the variable, है ना। So this makes 2 kz e square by u into b integral cos phi d phi is equal to 2 mu sin of theta by 2। Now what is the limit of phi? डायग्राम में देखो, phi goes from minus of pi by 2 minus theta by 2 to plus of pi by 2 minus theta by 2। Pi goes from negative of pi by 2 minus theta by 2 से positive of pi by 2 minus theta by 2, right? तो phi की लिमिट नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 से लेकर पॉजिटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, जो आंसर मैंने बोला था वही एग्जैक्ट आया या कुछ डिफरेंट है? सेम, चलिए बढ़िया। चलिए ठीक है जी, आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। टेक अ ब्रेक।